हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राधे राधे एंड वेलकम टू फिल्डर फॉर्म। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूजीसी नेट फ्री ऑनलाइन क्लास में। तो सभी के सभी स्टूडेंट्स कैसे हो आप सभी के सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हेलो सबको, हेलो। हाँ जी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम जो है यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं और मैं आपको जो है हिंदी साहित्य पढ़ाती हूँ, है ना। और हिंदी साहित्य में हमारा काफ़ी सिलेबस जो है वो कवर अप हो गया है और अब हम जो है पाश्चात्य काव्य शास्त्र पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो पाश्चात्य काव्य शास्त्र में हमारा टॉपिक कौन सा है दोस्तों? तो आज का हमारा टॉपिक है वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत। तो वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत जो है आज की क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे। और आई होप आप लोगों को जो पुराने हम लोगों ने सिद्धांत पढ़े हैं, जैसा कि अनुकरण सिद्धांत पढ़ा है प्लेटो का, अरस्तु का जो है वो सिद्धांत पढ़ा है, विरेचन सिद्धांत पढ़ा है और अनुकरण सिद्धांत पढ़ा है, तो वो भी आपको समझ आया होगा। तो आज हम वर्ड्सवर्थ का जो काव्य भाषा सिद्धांत है ये बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगी। ठीक है। तो वर्ड्सवर्थ के लिए भी काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे कहा था कि मैम जो आपने पिछली बार जो है जिस तरीके से समझाया था उसमें जो है थोड़ा सा और अच्छे से उसको मॉडिफाइड करना चाहिए था। तो मुझे लगा कि मैंने इसे थोड़ा और ज़्यादा मॉडिफाइड करके मतलब थोड़ा सा सिंपलेस्ट लैंग्वेज में लेकर आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। ठीक है। तो आज जब हम वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत करेंगे दोस्तों, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत याद भी हो जाएगा और जो है बहुत इजी तरीका जो है इजी जो चीज़ थी वो मैं उस तरीके से आपको सारी चीज़ें समझा भी दूंगी। ठीक है। तो जैसा आप लोगों को पता है हमारी इकाई कौन सी चल रही है बच्चों? तो हमारी इकाई 3 चल रही है और जो भाग है हमारा 18वां भाग चल रहा है। ठीक है। तो 18 हमारा जो है भाग चल रहा है और मेरी क्लास जो है डेली आप 12 बजे होती है जो अभी चल रही है और रोज़ रेगुलर इसी टाइम पर आप लोगों को टाइम से आना है और क्लास को ज्वाइन करना है। ठीक है। और मेरा नाम क्या है वो भी आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। तो मेरा नाम जो है वो मिस ज्योति है। तो ज्योति मेरा नाम है और मैं आपकी हिंदी एजुकेटर हूँ। ठीक है। तो दोस्तों, बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने तैयारी करनी है और बहुत अच्छी तरीके से हमने पढ़ना है। ठीक है। तो अगर जो भी स्टूडेंट्स इसमें नए आए हैं, जैसे कि जो जयचंद ठाकुर था उन्होंने बोला था कि कैसे ज्वाइन करना, लिंक नहीं खुल रहा है। तो आप जो है ये व्हाट्सअप जो है और इंस्टाग्राम अकाउंट है, टेलीग्राम अकाउंट है, इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हो। देखो जब स्क्रीन में जब मैं पढ़ाती हूँ तो ऊपर व्हाट्सअप नंबर और जो लिंक है वो आता है, तो आप लोग उसे ज्वाइन कीजिए। अगर लिंक नहीं ज्वाइन होता आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए और कोई भी होगा तो आप उसमें प्रश्न कीजिए, क्वेश्चन कीजिए, तो आपको ज़रूर उसका रिस्पॉन्स दिया जाएगा। ठीक है। तो ये जो है आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ फिलर फॉर्म में आपको सारी इंफॉर्मेशन जो भी यूजीसी की इंफॉर्मेशन है वो आपको सारी यहाँ अपडेट्स यहाँ पर मिलती है। ठीक है। तो जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को जितनी भी जो भी क्लासेस होती रहेगी उसका भी पता चले और जो पुरानी वीडियोज़ है वो भी आपको आराम से इजीली मिल जाए। आपका कोई भी टॉपिक मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है। फॉर योर बेनिफिट आप लोगों को जो है पूरी वीडियोज़ जो है बनाई जो भी है पुरानी, वो सारी की सारी आप देख कर जो है अपना सारा सिलेबस कवर अप कर सकते हैं जिन्होंने क्लास नहीं लगाई है। ठीक है। और जो तो रेगुलर है वो तो रेगुलर है ही हैं स्टूडेंट्स, है ना। तो अच्छे से तैयारी कीजिए। ठीक है। अब जैसे कि आप लोगों को पता है कि यहाँ पर सेशन में हमें बहुत कुछ मिल रहा है, तो काफ़ी सारे अदर स्टूडेंट्स भी हमारे इसमें कमेंट्स कर रहे थे, तो पूछ रहे थे कि क्लास कब होगी, तो पॉलिटिकल साइंस की पूछ रहे थे आई थिंक। तो जैसे कि मैं बताऊँ आप लोगों को, तो यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स की और फर्स्ट जो क्लासेस है वो मिल रही है। तो अभी स्टूडेंट शायद मे बी फर्स्ट क्लास जो है बंद भी हो सकती है क्योंकि सर जो है छुट्टी पर है, तो इसीलिए। बट कुछ टाइम तक आ जाएंगे, तब तक आप लोग जब जितनी भी क्लासेस सर ने ली है आप उसका रिवीजन करो और उसे अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करो। ठीक है। तो जल्दी ही आपको जो है इसकी क्लासेस जो है वो शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो उनके घर पे कोई फंक्शन है इस वजह से वो जो है अटेंड नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है आपको करंट अफेयर्स जो है मिल रही है, आपको फर्स्ट पेपर की 2 क्लासेस मिल रही, तो आप इसे भी ज्वाइन करें। ठीक है। आप देखिए उसमें पुरानी वीडियोस होगी और वहाँ पर आपको जो भी अभी
पिछली प्रीवियस क्लासेस हुई है, आप वहाँ पर जो है करके अपना सिलेबस कवर अप कर सकते हैं फर्स्ट बुक का। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है यूजीसी में 2 होते हैं हमारे, एग्जाम 1 और एग्जाम 2 होता है, तो एग्जाम 1 की प्रिपरेशन आपकी यहाँ हो जाएगी और एग्जाम 2 की प्रिपरेशन हिंदी की यहाँ पर करवाई जा रही है। तो यहाँ पर हिंदी के स्टूडेंट्स हैं और वो जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं। बाकी जैसे हिस्ट्री है, कॉमर्स है या मैनेजमेंट है, आप वो उसकी लगा सकते हो अलग से। ठीक है, और भी जो है स्पेसिफिक अलग अलग सब्जेक्ट्स है, उनकी भी जो है आप आराम से लगा सकते हो। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हो स्क्रीन में, हिंदी की, हिस्ट्री की, कॉमर्स की, पॉलिटिकल साइंस की। तो पॉलिटिकल साइंस का एक स्टूडेंट था, पूछ रहे थे पॉलिटिकल साइंस की क्लास का, तो 4 बजे पॉलिटिकल क्लास जो है पॉलिटिकल साइंस की क्लास होती है, तो आप अटेंड कर सकते हो। संस्कृत की है, कंप्यूटर साइंस की और मैनेजमेंट की, तो ये सारी क्लासेस आपको यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, तो दोस्तों अब अच्छे से पढ़िए, और जो भी स्टूडेंट्स न्यू हैं वो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, जो भी आपके स्क्रीन में आ रही है। देखो, प्ले स्टोर में जाइए, फिलर फॉर्म लिखिए, वहाँ पर सर्च कर कर आपको एक एप्लीकेशन मिलेगी, आप इसे डाउनलोड कीजिए। वहाँ आपको फ्री नोट्स मिल रहे हैं, लाइव क्लासेस मिल रही है, 5000 MCQs एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज़ 100% आपको ऑफ मिल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल 100% आपको ऑफ मिल रहा है, आपसे 1 रुपये भी लिया नहीं जाएगा। तो बिल्कुल भी जो है टाइम वेस्ट मत कीजिए और जल्दी से करिए, ताकि यूजीसी का जो एग्ज़ाम है इस बार चांसेस है 3 बार होने के, तो उसमें आप लोग जो है क्वालिफाइड कर लो नेट JRF। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है कि सिलेबस की बात करते हैं, तो हमारी इकाई जो है वो 3 चल रही है स्टूडेंट्स। यहाँ पर हम लोग जो है भारतीय काव्य शास्त्र कर चुके हैं, तो भारतीय काव्य शास्त्र यहाँ तक था जो हम कर चुके हैं, जिसमें हमने काव्य लक्षण, काव्य हेतु, काव्य प्रयोजन, रस संप्रदाय, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति और औचित्य संप्रदाय हमने किए। रस निष्पत्ति किया, साधारणीकरण किया, शब्द शक्ति किया, काव्य गुण और काव्य दोष किया। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। अब हम पाश्चात्य कर रहे हैं, तो पाश्चात्य में हम प्लेटो का जो काव्य सिद्धांत था, क्योंकि देखो जिस कविता की हम बात कर रहे हैं, काव्य की बात कर रहे हैं, उसमें भारतीयों ने तो अपने तर्क वितर्क जो भी था उन्होंने दिया। ठीक है, अब पाश्चात्य की बारी है कि पाश्चात्य में भी उन्होंने काव्य के बारे में क्या कहा है, वो काव्य का जो काव्य की रचना है उसको लेकर उनके क्या विचार हैं। अब यहाँ पर काव्य का प्लेटो का काव्य सिद्धांत आया, अरस्तु का अपना अनुकरण सिद्धांत, त्रासदी सिद्धांत, विरेचन सिद्धांत के अंदर ही त्रासदी आता, तो ये जो है ये भी आया। फिर आज हम जिस पे डिस्कशन करने वाले हैं वो है वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, तो वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत करेंगे, और कल जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कॉलरिज का कल्पना और फैंटेसी। ठीक है, और फिर धीरे करके ये हमारा 3 जो है ये रह जाएंगे, तो ये भी हमारे 1-2 क्लासेस में कंप्लीट हो जाएंगे, एंड देन हमारी जो 3rd यूनिट है वो कंप्लीट होने के बाद हम जो है नेक्स्ट यूनिट करेंगे। ठीक है, तो ये तो था हमारी सिलेबस की बात, और अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है, तो ये है हमारा टॉपिक, आप लोगों को सबको दिख रहा है, आवाज़ सही आ रही है आप लोगों को? बताइए ज़रा मुझे, आवाज़ क्लियर है आप लोगों को सबको? ओके, ठीक है, तो यहाँ पर आज हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र में वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत पढ़ेंगे, कि जो वर्ड्सवर्थ है उन्होंने जो काव्य भाषा सिद्धांत है, मतलब काव्य को लेकर या काव्य की जो भाषा है, मैं कहूँ कि काव्य की भाषा को लेकर उन्होंने क्या अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, और उनके विचारों का उसमें क्या क्या आक्षेप लगाए गए हैं, किन्होंने उनकी आलोचना की है, और कैसे जो है हर एक पहलू जो वर्ड्सवर्थ ने दिया है उसको जो है कैसे किसी आलोचक ने अपने द्वारा उसे समझाया है। तो आज सारा कुछ हम इसमें डिस्कशन करेंगे कि जो वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत है वो एक्चुअल में है क्या। तो आज हम पाठ्यक्रम में देखते हैं कि हम आज क्या क्या टॉपिक जो है वो पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो है विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में, कि वो क्या हैं, कौन हैं, और सारी डिटेल, उनका जन्म, ठीक है, उनके मृत्यु का टाइम और सारा कुछ। ठीक है, तो सारी डिटेल हम विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में जानेंगे।
ठीक है। और उसके बाद हम वर्ड्सवर्थ के जो पूर्व, उससे वर्ड्सवर्थ के पूर्व जो काव्य भाषा विषय की मान्यताएं थी उनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम वर्ड्सवर्थ के जो काव्य भाषा सिद्धांत थी उनकी मान्यता, क्योंकि वर्ड्सवर्थ जो थे उन्होंने अपने क्या विचार सामने रखे। उसके बाद हम वर्ड्सवर्थ के काव्य भाषा सिद्धांत की आलोचना के बारे में पढ़ेंगे, किसने उनकी आलोचना की, और ये तो बहुत ही खास रहे थे उनके, जिन्होंने उनकी आलोचना की, बहुत खास थे उनके। और उसके बाद हम लास्ट में उनका मूल्यांकन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि हमारा जो पिछला प्रश्न था, तो हमारा जो पिछला प्रश्न था वो क्या था। जो हमारा पिछला प्रश्न रहा था कि विलियम वर्ड्सवर्थ का जो है अंतिम संग्रह कौन सा है, तो इसका जो आंसर है वो मिक्की ने दिया था, मिक्की ने इसका आंसर दिया था, और तो किसी स्टूडेंट ने नहीं दिया। और अब हम थोड़ा अलग तरीके से चलेंगे। आज के प्रश्न होने के बाद, आज की क्लास का जो प्रश्न है उसका होने के बाद हम कोशिश करेंगे कि जो नेक्स्ट हमारे प्रश्न होंगे वो हम कैसे चूज़ करेंगे कि जो भी मैं पढ़ाऊँगी आपको, जो भी यहाँ स्क्रीन में पढ़ाया जाएगा उसके बिहाफ में ही होगा वो, मतलब पूरा मैं पढ़ा दूंगी और उसके बाद आपसे प्रश्न करूंगी उसी में से, ताकि आप लोग उसका आंसर दे पाए। ठीक है, क्योंकि मुझे समझ में आ रहा है कि शायद अगर मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक का पूछ रही हूँ तो आप लोग को नहीं आता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम इस तरीके से चलते हैं, शायद इस तरीके से बेस्ट रहेगा। ठीक है, कि हम लोग सारा सिलेबस कवर अप करेंगे और उसके बाद लास्ट में आप लोगों से प्रश्न किए जाएंगे। ठीक है, और इसी टॉपिक से रिलेटेड होगा जो मैंने पढ़ाया होगा। ठीक है, ये सही रहेगा ना स्टूडेंट्स? यस और नो बोलो, सही रहेगा ये? अगर ये बिल्कुल ठीक रहेगा तो इसी तरीके से हम लोग चलेंगे। कॉपरेशन जो है स्टूडेंट्स, जो कॉपरेशन है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना, तो इसीलिए जो है उस तरीके से हमें चलना पड़ेगा। तो जैसा कि बात करते हैं, तो मिक्की ने इसका आंसर दिया था और इसका आंसर मिक्की का राइट भी था कि द जो प्रील्यूड जो था वो उनकी अंतिम संग्रह था। ठीक है, मैं यहाँ पर आप लोगों को लिख भी देती हूँ। ठीक है, तो प्रील्यूड जो है उनका अंतिम संग्रह रहा है, द प्रील्यूड। ठीक है, तो ये याद कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न जो है बन जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक स्टूडेंट्स जो थे उनका क्वेश्चन था कि मैम फर्स्ट बुक का जो है कौन सी बुक सही रहेगी। सोनू का प्रश्न था कि फर्स्ट बुक का कौन सा रहेगा, तो आप जो है लूसेंट की ले सकते हैं, पियर्सन की ले सकते हैं, तो वो ज़्यादा आपके लिए बेटर होगी फर्स्ट के लिए, फर्स्ट की प्रिपरेशन के लिए। बाकी आपको कहूँ तो फिलर फॉर्म एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहाँ पर आपको फर्स्ट पेपर के सारे नोट्स मिल जाएंगे। और साथ ही साथ क्या होगा कि जो क्लासेस आ रही है, सर की क्लासेस जो आती है फर्स्ट पेपर की 2 बार, वो आप अटेंड कर सकते हैं विद करंट अफेयर्स भी, करंट जीके भी आप कर सकते हैं। तो आपका आई थिंक सारा मोस्टली सिलेबस वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। नो डाउट बहुत सारे स्टूडेंट्स का एग्जाम क्रैक हुआ है, सो व्हाई नॉट, आप लोगों का क्यों नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप लोग पढ़िए और क्लासेस अटेंड कीजिए तो ज़रूर हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग अपने टॉपिक की और स्टूडेंट्स, तो बात करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ का जो जन्म है और मृत्यु का टाइम पीरियड है वो ये है। आप लोगों को, आई होप आप लोगों ने प्लेटो और अरस्तु का बहुत अच्छी तरीके से किया होगा, तो आज विलियम का भी कर लो कि 1770 में उनका जन्म हुआ था और 1850 में उनकी जो है मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो ये इनका टाइम पीरियड है। उनमें एक सहज जो है सौंदर्य बोध और अबाधित जो भाव है वो प्रवृत्त होता है। ठीक है, परिस्थितियावश जो काव्य लोचन के क्षेत्र में प्रवेश था उनका, और इन्होंने जो है 1790 में जो है फ्रांस हो गया, इटली हो गया, और जो आल्प्स पर्वत है उसमें पैदल यात्रा भी की थी। तो ये तो उनके अंदर का जो अपना इनका जो कहें कि उनके बारे में अंदर है कि उन्होंने क्या क्या किया था। आल्प्स की जो प्राकृतिक सुषमा है उसकी, उनके सौंदर्य भावना से जो है वो बहुत प्रभावित भी थे। तो फ्रांस की राज्य क्रांति के परिणामों में से इनकी जो आलोचना है वो प्रभावित है। तो सबसे ज़्यादा इनकी आलोचना हुई है, और किसने की है वो तो सबसे ज़्यादा देखने वाली चीज़ है कि किसने की है। तो अगर हम विलियम की बात कर रहे हैं तो उनका जन्म और मृत्यु आप लोगों को क्लियर हो गया। ठीक है,
और अगर हम इनसे बात करें तो ज़्यादा आलोचकों के रूप में, कम कवि के रूप में ही ये मतलब ज़्यादा जो है। लेकिन इसमें जो है कॉलरेज हो गया, बायरन हो गया, शैली हो गया, कीटस हो गया, सादी हो गया, और ये सारे जो प्रसिद्ध अंग्रेजी कवि रहे हैं समकालीन ही रहे हैं, मतलब इनके टाइम पीरियड के ही थे सारे, कॉलरेज वगैरह ये। और कॉलरेज तो बहुत अच्छे मित्र रहे हैं इनके, ठीक है। अभी कॉलरेज का जो आएगा सिद्धांत वो हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले टॉपिक में, ठीक है। तो वो तो काफ़ी अच्छे इसके मित्र भी रहे हैं। और इन्होंने जो है विलियम वर्ड्सवर्थ की बात करें तो इन्होंने 1843 ईस्वी में इंग्लैंड के जो है पोएट जो लैरियट अर्थात राजकवि के पद से भी इनको नवाजा गया है। तो इनको राजकवि के पद से नवाजा गया है, याद रखना, इनको राज कवि पद से नवाजा गया है। अगर मैं बात करूं इनकी जो है पुस्तक की, तो इन्होंने जो है 1793 में, यहाँ पे 1793 में जो है इन्होंने एक जो है निकाली थी, इनकी रचना जो थी वो था एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस। और दूसरी जो थी इनकी वो थी लिरिकल ब्लैडेस, लिरिकल ब्लैडर्स। तो ये जो दो इनकी थी, यहाँ पे देखो लिखा भी है लिरिकल ब्लैडर्स वर्थ के, ठीक है। तो अगर मैं लिरिकल ब्लैडर्स की बात करूं, देखो दो थी मैंने बता दिया, एन इवनिंग वॉक एंड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस, और दूसरा था लिरिकल ब्लैडर। और लिरिकल ब्लैडर ज़्यादा फेमस है इस वजह से मैं इसका बता रही हूँ। इसके 4 जो है संस्करण हुए हैं, याद रखना, ये पूछ लिया जाता है इसके कितने संस्करण हुए हैं। तो लिरिकल ब्लैडर्स के जो है 4 संस्करण हुए हैं, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, ठीक है, ब्लैडेट हो गया। तो यहाँ पे 4 संस्करण हुए हैं, एक हुआ है 1798 में, एक हुआ है 1800 में, एक हुआ है 1802 में, एक हुआ है 1815 में, ठीक है। तो ये जो है 4 इनके संस्करण इतने इतने टाइम पीरियड में हुए थे। वर्ड्सवर्थ ने लिरिकल ब्लैडर्स की केवल भूमिका लिखी कि स्वच्छंदतावाद का एक प्रथम घोषणा पत्र निकला ये, ठीक है। मतलब जो वर्ड्सवर्थ थे लिरिकल ब्लैडर की केवल भूमिका लिखी थी उन्होंने सिर्फ इसमें भूमिका लिखी थी और कुछ भी नहीं लिखा था, लेकिन भूमिका ही क्या थी, स्वच्छंदतावाद का एक प्रथम जो है घोषणा पत्र बन गया, मतलब जिसको कहते हैं ना हम फर्स्ट मैनिफेस्टो। तो ये प्रश्न आपको पूछ जाते हैं कि फर्स्ट जो है मैनिफेस्टो जो है वर्ड्सवर्थ की क्या थी। तो फर्स्ट जो मैनिफेस्टो है वो लिरिकल ब्लैडर्स थी, क्योंकि उसमें उन्होंने भूमिका लिखी थी, जिसको स्वच्छंदतावाद का प्रथम घोषणा पत्र कहा जाता है, स्वच्छंदतावाद का प्रथम घोषणा पत्र कहा जाता है। तो याद रखने वाली चीज है, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को के साथ इसे शेयर कर रही हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं, अब आते हैं हम सेकंड पार्ट में। हमने जो है वर्ड्सवर्थ के बारे में पढ़ा, जो भी थोड़ी उसकी इंपॉर्टेंट चीजें बनती थी वो हम सब ने पढ़ी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं वर्ड्सवर्थ से पूर्व जो काव्य भाषा विषयक जो मान्यताएं हैं वो कौन कौन सी है, ठीक है। तो क्या क्या मान्यताएं हैं इनको लेकर, इनसे पहले जो है क्या क्या मान्यताएं हैं। तो अगर मैं बात करूं एक प्रसिद्ध कवि की, जो प्रसिद्ध कवि जिनका नाम था इतालवी दाते, ठीक है, इतालवी दाते जो थे उनकी मान्यता थी कि जो काव्य में ग्राम्य भाषा का प्रयोग है और त्याज्य है। कैसे, वो कहते हैं कि जो काव्य भाषा, जो मतलब भाषा है, काव्य की जो भाषा होती है उसमें ग्राम्य मतलब होता है गांव की जो भाषा होती है, जैसे हमने पीछे पढ़ा ना ग्रामीण भाषा कौन सी होती है, तो वैसे जो गांव में बोलने वाली जो भाषा होती है ना, गवारूपन जिसमें झलकता है, तो ऐसी जो भाषा होती है उसका प्रयोग जो है वो हे माना है यहाँ पर, मतलब अच्छा नहीं माना है उनके नज़रिए में। तो इतालवी दाते ने इस चीज़ को बिल्कुल नकारा है और हे की दृष्टि से देखा है कि ग्राम्य जो भाषा होती है वो सही नहीं होती। लेकिन वर्ड्सवर्थ क्या मानते हैं, है ना, कि वर्ड्सवर्थ का क्या सोच है, तो इनका समर्थन अनेक कवियों ने किया, मतलब सभी कवियों ने इनका समर्थन किया। किसका, इतालवी दाते का समर्थन किया था कि वो सही बोल रहे कि ग्रामीण भाषा का जो प्रयोग होता है वो अच्छा नहीं होता है। लेकिन वर्ड्सवर्थ से पूर्व जो है काव्य भाषा के विषय में 2 प्रकार के विचारों का प्रचलन हुआ था, ठीक है। 2 प्रकार के जो विचार थे उनका प्रचलन हुआ था वर्ड्सवर्थ के काव्य भाषा में, ठीक है। तो वो कौन कौन सी दोनों विचारधारा थी जो इनसे पहले आई थी, मतलब वर्ड्सवर्थ तो बाद में आया ना, हम उसके पूर्व की बात कर रहे हैं कि उससे पहले जो है
इतालवी दाते ने अपने तर्क दिए कि ग्रामीण भाषा नहीं होनी चाहिए, वो अच्छी नहीं होती। एक काव्य के लिए, कविता लिखने के लिए अगर ग्रामीण भाषा का हम इस्तेमाल करेंगे तो वो कैसी अजीब सी लगेगी भाषा, मतलब काव्य की जो सुंदरता है वो खत्म हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर जो वर्ड्सवर्थ है, वर्ड्सवर्थ से पहले जो है किन दो प्रकार के जो विचार हैं उनका प्रचलन हुआ था। तो पहला था कि सामान्य बोलचाल की भाषा का आग्रह और प्रवृत्ति होनी चाहिए, मतलब जो सामान्य बोलचाल की भाषा हम लोग यूज करते हैं वही काव्य में होनी चाहिए। देखो, अगर कविता में सामान्य भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा तो वो आपको और मुझे, हम सबको समझ में आ जाएगी। क्लियर है ना, हम लोगों को समझ में आ जाएगी इजीली। अगर उसमें हार्ड शब्दों को, कठिन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा तो आपको भी समझने में तकलीफ होगी और हमें भी समझने में तकलीफ होगी। तो वो कहते हैं कि सरल भाषा, जो बोलचाल की भाषा है उसका इस्तेमाल किया जाए। दूसरा उन्होंने कहा विशिष्ट या असाधारण जो भाषा है उसका आग्रह और प्रवृत्ति बोला। तो कुछ विशिष्ट जो होती है उन भाषा का, और असाधारण जो मतलब साधारण नहीं है शब्द, असाधारण है, उन भाषाओं का आग्रह और प्रवृत्ति किया कि वो भी ऐसे शब्द भी होने चाहिए ताकि वो काव्य को क्या करे, सुंदर बनाए। तो ये तो बात की काव्य को सुंदर बनाने की कि कैसे काव्य को सुंदर बनाया जाए, लेकिन उसमें ग्रामीण भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया कि पूर्व में क्या था। ये तो वर्ड्सवर्थ से पहले की बात बता रही हूं मैं, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं। अब आ जाता है वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत, जिस टॉपिक पे हम लोग चल रहे हैं। ये पहले मैंने थोड़ा आपको प्रीवियस भी करवा दिया अच्छे से, ठीक है। अब बात करते हैं वर्ड्सवर्थ के काव्य भाषा सिद्धांत की मान्यताओं की, कि काव्य भाषा की जो मान्यताएं हैं वो क्या क्या है। तो सबसे पहले वर्ड्सवर्थ ने जो है क्या क्या कहा है उनको जानते हैं। वर्ड्सवर्थ का पहला पॉइंट क्या है। वर्ड्सवर्थ ने कहा कि जो काव्य है, कि काव्य में जो है ग्रामीणों की दैनिक भाषा का प्रयोग होना चाहिए। मतलब जो ग्रामीण हैं, ग्रामीण गांव में रहने वाले जो लोग हैं, या जो उस तरीके की जो गवारू लैंग्वेज यूज करते हैं, वो जो पार्ट है वो होना चाहिए भाषा में। ग्रामीण जीवन में मनुष्य के भाव जो होते हैं वो सरल, निकटपट, सच्चे होते हैं और प्रकृति की जो निरंतर संपर्क से विकसित होते हैं, इसीलिए उनमें क्या होता है, तदमिया सुगम होता है वो। मतलब वो कहते हैं कि ग्रामीण भाषा का जो उपयोग है वो होना चाहिए, सीधी सी बात है, ठीक है। जो गांव की जो वैसी भाषा होती है वो आम बोलचाल की भाषा होती है, सबको पता होती है, इसलिए उन भाषा का इस्तेमाल काव्य में होना चाहिए। यहाँ पे बात किसकी की जा रही बच्चों, काव्य की बात की जा रही है, और काव्य में भाषा कैसी हो उसकी बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर भाषा पे बल दिया गया। तो पहला पॉइंट ये है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया फर्स्ट पॉइंट। यस, बताइए। हाँ जी, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब दूसरी क्या बात की, वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि जो गद्य है या पद्य है उनकी भाषा में तात्विक भेद नहीं होता है। तात्विक भेद मतलब क्या बोला, मतलब वो ये बताना चाहते हैं कि जो गद्य होता है और पद्य होता है उनमें जो है कोई भी भेद नहीं होता, कोई अंतर नहीं होता। लेकिन अगर हम जो है अपनी दृष्टि से देखें या हम छंदों की बात करें तो क्यों नहीं भेद होता, हर तरीके से देखा जाए तो भेद होता है। लेकिन इसका जो है आगे जाके देखना, इसकी आलोचना किस तरीके से की जाती है और उसमें क्या जो है बात वो बताते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी जो है वर्ड्सवर्थ की बात करें तो वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि उनमें कोई अंतर ना होता। जो गद्य है और पद्य है उनमें कोई अंतर नहीं होता, वो तो बिल्कुल एक समान होते। तो यहाँ पर उनमें तात्विक भेद नहीं बताया कि कोई भेद नहीं होता। समझ आ गया। पहला पॉइंट मैंने आप लोगों को क्या बताया कि ग्रामीण भाषा का प्रयोग होना चाहिए, क्लियर है। सेकंड मैंने आपको क्या बताया कि गद्य और पद्य में कोई भी अंतर नहीं होता, तो दोनों का इस्तेमाल होता है उसमें, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है कि प्राचीन कवियों का जो भावाबोध है जितना सरल होगा, मतलब जो उनके भाव हैं वो जितने अच्छे सरल होंगे उनकी भाषा उतनी ही सहज होगी। मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो मैं कविता लिखने के लिए बैठी हूँ, ठीक है, और क्या हुआ कि जब मैं कविता लिख रही हूँ तो मेरे अंदर भाव आ रहा है, ठीक है। और जब मेरे अंदर भाव आ रहा है तो अगर जिस सरल लैंग्वेज में मेरे अंदर भाव आ रहा है कि हाँ ऐसा है ऐसा है, जो भावना जैसी आ रही है ना उसको अगर मैं वैसी उतार दूंगी तो वो क्या होगा, वो बहुत ही सहज होगा कि जो आया मैंने वही लिख डाला कविता में, काव्य में, ठीक है। तो यहाँ पर वो बोल रहा है कि भाषा में क्या होती है, कृत्रिमता होती है, ठीक है। कृत्रिमता मतलब होता है कि नकलीपन होता है इसमें, ठीक है। आडंबर बाद में जो है कवियों की देन है, और आडंबर होता है, कृत्रिमता होती है, मतलब वो यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं बच्चों, यहाँ पर वो कह रहे हैं
कि जैसे जो भाव अंदर से आ रहे हैं अगर हम उसको वैसे ही उतार देंगे तो वो तो क्या है, यथार्थ है, वो तो सत्य है कि जैसा आया हमने वैसे उतार। पर हम क्या करते हैं, जो भावों को आता है फिर उसको उसमें क्या करते हैं, बहुत सारे बदलाव करते हैं, उसमें कहीं कहीं अच्छे अच्छे शब्द डालते, कई सारे उसमें छंद डालते, कई अलंकार डालते, कई रस डालते। तो ऐसे ऐसे करके हम उसमें क्या डाल देते, बहुत कुछ नकलीपन डाल देते हैं। कृत्रिमता मतलब कि नकलीपन हम उसमें घुसा देते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो वास्तविकता है वो खत्म हो जाती है। ठीक है। वर्ड्सवर्थ ने काव्य भाषा सिद्धांत में विषय में अपना एक निश्चित मत प्रस्तुत किया है, एक उन्होंने निश्चित मत दिया है। उनका मानना है कि कविता की भाषा जन साधारण से जुड़ी और ग्रामीण भाषा ही होनी चाहिए। ठीक है। अब वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, उनका मानना है कि ऐसी भाषा होनी चाहिए जो आम लोगों की आम बोलचाल की भाषा हो, ग्रामीण भाषा हो, उसी का प्रयोग करना चाहिए और जैसे सहज वो हमारे हृदय में आए वैसी हम उसको सहज ही उतार लें, आराम से उसको जो है लिख ले, ना कि उसमें क्या करें, कृत्रिमता नहीं होनी चाहिए, आडंबर नहीं होना चाहिए, मतलब नकलीपन उसके अंदर नहीं होना चाहिए, नकली नहीं होना चाहिए। क्या होनी चाहिए, वास्तविकता होनी चाहिए, जैसे आया वैसी हमने उसको लिख दिया, उसकी काव्य लिख दिया, तो वास्तविकता होनी चाहिए, नकलीपन नहीं होना चाहिए। क्लियर है? आई होप आपको ये 3 पॉइंट क्लियर हो गए हैं। पहले में ग्रामीण भाषा की बात की गई, दूसरे में गद्य पद्य में कोई अंतर नहीं है ये बताया, और तीसरे में उन्होंने कहा कि नकलीपन नहीं होना चाहिए, वास्तविकता होनी चाहिए। आगे चलते बच्चों। ठीक है, तो ये जो 3 पॉइंट है आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा सिद्धांत। अब आगे चलते हैं। तो अब आते हैं हम चौथे पॉइंट पे। अब चौथे पॉइंट में वो क्या कहते हैं, वे ये मानते हैं कि जो कृत्रिम भाषा है वह निम्न श्रेणी के कवियों की देन है। जो नीचे श्रेणी के कवि होते हैं वही इन भाषा का इस्तेमाल करते हैं। कृत्रिम मैंने क्या बताया, कृत्रिम मतलब मैंने बोला कि जो नकली होता है, नकली मतलब जो भाव हमारे भीतर से आया और उसको मैंने वैसे नहीं, उसमें बहुत हेरा फेरी कर दी, उसमें अलंकार डाल दिया, रस डाल दिया, छंद डाल दिया, बहुत कुछ, और वाक्य की उथल पुथल कर दी, वाक्यों को इधर उधर कर दिया ताकि उसे सुंदर बनाने के चक्कर में, है ना। तो क्या हो गया, उसमें क्या आ जाती है, वास्तविकता खत्म हो जाती है और नकलीपन आ जाता है। तो वो कहते हैं कि ये जो नकलीपन का कारण है, ये जो निम्न श्रेणी के कवि होते हैं उनकी देन है, ये उन्हीं के काम है, उन्होंने किए हैं। जब कवि जो होता है वो वास्तविक घटनाओं से उद्धृत जो भाव होते हैं उसके काव्य के सांचे में ढलता है, मतलब जैसे ही कोई वास्तविक घटना उसके साथ हुई, वो भाव जब उसके अंदर आते हैं तो वो काव्य के सांचे में ढलता है। तो भावों की जो प्रबलता होती है कि उस समय हमारे अंदर जो भाव उमड़ कर आए होते हैं, उसके कारण भाषा जो होती है वो सहज रूपों में प्रभावी और अलंकृत रूप में धारण करती है। मतलब जो भाषा जैसे हमारे मन में आई, क्योंकि वो हमारे सात्विक भाषा थी ना, वो सात्विक होगी ना, क्योंकि हमारे अंदर ही तो है, सारा रस वगैरह सब हमारे अंदर ही है। अगर किसी को देखकर हमारे को अचानक से हंसी आ गई तो हम हंस रहे हैं जोर जोर से और उसे कुछ बताने की कोशिश करें, तो वो तो उमड़ के हमारे अंदर के जो भाव था वो उसी टाइम वास्तविकता रूप में बाहर आ गया। ठीक है, ऐसा तो नहीं हुआ ना कि वो बाहर आ गया और फिर हम सोच के उसको अलग तरीके से बता रहे, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तो जो भी भाव है वो प्रबलता से जब बाहर आता है तो उसे सहज रूप से ही वो हमारे सामने प्रभावी रूप से आ जाता है, उसमें किसी प्रकार का कोई आडंबन नहीं होता। तो यहाँ पर सीधा सीधा क्या पता चल रहा है बच्चों, यहाँ पे अगर साफ शब्दों में मैं आप लोगों को कहूँ तो यहाँ पर जो विलियम वर्ड्सवर्थ है वो आडंबर, नकलीपन जो है उसके होना, या भाषा में जो उसका होना होता है नकलीपन है या आडंबर है, उसका खिलाफत है, उसके खिलाफ खड़े हैं और उसको बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, नकलीपन नहीं होना चाहिए भाषा के अंदर, आडंबर नहीं होना चाहिए भाषा के अंदर। तो उसका जो है यहाँ पर विरोध कर रहे हैं पूरी तरीके से 4th पॉइंट पे। क्लियर है? उसके बाद आ जाओ 5th पॉइंट में। तो वर्ड्सवर्थ की यह भी धारणा है कि काव्य भाषा जो है वो एक जीवंत जो है संवेदन की स्थिति होनी चाहिए। तो वहां पर क्या है, जीवंत संवेदन की मतलब जैसा है तैसा ही इस्तेमाल कर दो, जैसा है वैसा ही अगर आपने अपने भावों को इस्तेमाल कर दिया तो वो जीवंत माना जाएगा, क्योंकि वो आपके हृदय के भाव थे जो आए और आपने उसको आते ही प्रकट कर दिया। ठीक है, उसमें कोई किसी प्रकार का कोई नकलीपन नहीं डाला, वास्तविकता को ही सामने रख दिया, तो वो क्या है, जीवंत संवेदन है। आई होप ये भी समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं।
अगला छठा पॉइंट बोलता है, वर्ड्सवर्थ ने कहा कि जो छंद है वह कविता के लिए अनिवार्य नहीं माना गया है, कि जो छंद है वो कविता के लिए जरूरी नहीं है, और छंद की जो महत्वता है, उपयोगिता है या शक्ति की बात करें तो उसको उन्होंने स्वीकार किया है। अब कैसे स्वीकार किया है, तो अभी मैंने आपको पिछले पॉइंट में बताया था ना कि जो गद्य पद्य है उनमें भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं होता। उन्होंने खुद ही कहा कि जो गद्य और पद्य है उसमें कोई भेद नहीं होता है, लेकिन कॉलरेज ने उस चीज पे आक्षेप लगाए हैं। कॉलरेज ने उस चीज को नकार दिया है कि गद्य पद्य में ऐसे कैसे नहीं भेद होता, गद्य पद्य में तो भेद होता है, क्योंकि उसमें अगर हम छंदों की ही बात ले लें तो गद्य में तो छंद होते ही नहीं है। अगर गद्य की बात करें तो गद्य में छंद होते हैं, गद्य में तो छंद होते ही नहीं है। लेकिन अगर पद्य की बात करें तो पद्यों में छंद होते हैं। तो फिर गद्य और पद्य एक समान कैसे हो सकते हैं? तो कॉलरेज ने इस चीज का विरोध किया। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि छंद तो जो है अनिवार्य नहीं है, छंद की तो कोई जरूरत है ही नहीं, छंद के बिना भी हम जो है कविता लिख सकते हैं। तो उन्होंने उसको महत्वता दी है। तो यहाँ पर आप लोग जो छठा पॉइंट है उसमें क्या मानोगे, उसमें आप ये कहोगे कि जो विलियम वर्ड्सवर्थ है उन्होंने जो छंद की महत्वता है उसको स्वीकार किया है काव्य के लिए, और काव्य के लिए जो छंद है उसको बोला कि जरूरी नहीं है, लेकिन उसकी महत्वता को स्वीकार किया है। ठीक है, तो ये आपके 6 पॉइंट थे जो मैंने आपको बताए हैं। अब आगे चलते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, थोड़ा सा बता दूं, पहला पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया कि जो ग्रामीण बोलचाल की भाषा है उसका इस्तेमाल करें। सेकंड मैंने आपको बताया गद्य पद्य की जो है वो एक समान नहीं होते हैं। ठीक है, उनमें जो है अंतर नहीं होता है। और तीसरा मैंने बताया नकलीपन का इस्तेमाल ना करें, वास्तविकता होनी चाहिए। चौथा मैंने आपको बताया कि आडंबर और उन चीज़ों का बिल्कुल उन्होंने वर्ड्सवर्थ ने बिल्कुल विरोध किया है उस चीज़ का। फिर मैंने पांचवा बताया एक जीवंत संवेदन स्थिति होनी चाहिए उसके लिए, क्योंकि ये जो है जैसा आया है वैसे ही इस्तेमाल किया, तो वास्तविकता में ही उसका इस्तेमाल कर दिया काव्य में। फिर छठा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर उन्होंने छंदों को तो मना किया है लेकिन उसकी महत्वता को स्वीकार किया है। तो ये 6 पॉइंट देकर जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे उन्होंने अपना सिद्धांत दिया। लेकिन सिद्धांत तो दे दिया उन्होंने, लेकिन विलियम वर्ड्सवर्थ ने काव्य भाषा सिद्धांत की आलोचना कर दी। अब आलोचना की बात करें तो किसने आलोचना की, तो कोई दूर का नहीं, कोई कहीं का नहीं, सबसे करीबी जो वर्ड्सवर्थ के सबसे करीबी मित्र थे जिनका नाम जो है कॉलरेज है, उन्होंने ही वर्ड्सवर्थ की जो इस अवधारणा है या ये जो 6 पॉइंट दिए हैं इनको मैं बताऊं कि आक्षेप लगाकर इसकी आलोचना की है। ठीक है, तो कोई और नहीं था, उन्हीं के जो मित्र थे कॉलरेज, उन्होंने ही इस पे आक्षेप लगाए हैं, इनकी आलोचना की है। अब उन्होंने क्या तर्क दिए हैं वो यहां पर हम लोग पढ़ेंगे। इनके सिद्धांत की मान्यताओं की और घोर जो है आलोचना हुई है। जो भी इन्होंने मान्यताएं बताई, जो मैंने आप लोगों को अभी 6 मान्यताएं बताई थी, वो मान्यताओं का घोर आलोचना की है इनके जो मित्र कॉलरेज है। ये देखो नाम आ गया कॉलरेज, और अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो भी कॉलरेज होगा। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, व्हाट्सअप नंबर से आप व्हाट्सअप जो ग्रुप है उसे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक भी आ रहा है, तो आप यहाँ ज्वाइन करके सारी इंफॉर्मेशन अपडेट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें सारे इसी तरीके से नोट्स मिले और वो अच्छी तरीके से स्टडी कर सके। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉलरेज जो है कॉलरेज की बात कर रही थी कि कॉलरेज जो है उन्होंने जो उनके मित्र थे, करीबी मित्र, उन्होंने ही उनके हर एक पॉइंट को लेकर जो है उस पर आक्षेप लगाते हुए अपने विचार प्रस्तुत किए। तो उन्होंने जो अपनी बायोग्राफिया लिटरेरिया है, ठीक है, बायोग्राफी लिटरेरिया, उसमें 17 से लेके 20 तक 4 अध्यायों में 17, 18, 19, 20 इसमें उन्होंने प्रमुख एक एक मान्यताओं का खंडन किया है। तो इन चारों में उन्होंने पूरी तरीके से जो है इनकी बात का खंडन किया है जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने कही थी। किसने खंडन किया है बच्चों? कॉलरेज ने। तो कॉलरेज ने जो है खंडन किया है विलियम वर्ड्सवर्थ की भाषा, जो काव्य भाषा सिद्धांत को लेके जो मान्यताएं थी उनका। अब कॉलरेज क्या कहते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट, ठीक है, पहले पॉइंट में क्या कहा कॉलरेज ने, तो क्या कहते हैं कॉलरेज, पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा मेरी पहली आपत्ति यह है कि भाषा विषयक वर्ड्सवर्थ के जो नियम है वे केवल काव्य की एक विशिष्ट
काव्य के एक विशेष वर्गों पर ही लागू होता है। अब उन्होंने क्या कहा कि ये सिर्फ एक विशेष वर्गों पर लागू होता है, लेकिन कॉलरेज ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये भी तो जानना जरूरी है। ठीक है, इसे कविता की मात्रा के सामान्य जो नियम है उसके रूप में स्वीकार करने का अर्थ होगा कि कविता के जो विषय है या क्षेत्र है उसको सीमित करना। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं ये, तो वो जो है इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा बताया, क्योंकि जो कॉलरेज थे, कॉलरेज ने एक तरफ तो कह दिया कि ग्रामीण भाषा का इस्तेमाल करो, ठीक है, कहा, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने यह कह दिया कि ग्रामीण भाषा में भी अगर कोई जो है ऐसे शब्द है जो कठिन हैं, जिन्हें समझने में कठिनाई आती है या जिन्हें बोलने में कठिनाई आती है, तो कठिन शब्दों को बोला हटा दो। तो इस तरीके से वो कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ और सिर्फ एक विशेष वर्ग के पक्ष में ही रहने वाली बात हो गई, कि ये जो है एक विशेष वर्गों पर ही लागू हो रहा है, कि आप सिर्फ पर्टिकुलर उन्हीं के बारे में सोच रहे हो। मतलब आप सिर्फ ग्रामीण जो लोग हैं, जिनको ग्रामीण लैंग्वेज आती है या ग्रामीण भाषा आती है, सिर्फ उन्हीं के पक्ष में हो कि हर कविता जो है वो एक ग्रामीण जो लैंग्वेज है या ग्रामीण जो भाषा है उसी में होनी चाहिए। लेकिन अगर आप विलियम वर्ड्सवर्थ के काव्य पढ़ोगे, विलियम वर्ड्सवर्थ के काव्य पढ़ोगे, तो विलियम वर्ड्सवर्थ के काव्य में खुद जो है ग्रामीण जो भाषा है वो इतने अच्छी तरीके से जो है नहीं जो है दिखाई देती है। ठीक है, वो खुद वहाँ पर उन्होंने अपनी भाषा का ही सही तरीके से उपयोग नहीं किया है, उन्होंने जो है पूरी तरीके से ग्रामीण भाषा का उपयोग नहीं किया है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि अगर वो कह रहे हैं कि ग्रामीण भाषा का उपयोग होना चाहिए, तो ये तो मतलब ना इंसाफी है, ये तो सिर्फ जो है गलत वो बात बोल रहे हैं कि ग्रामीण भाषा का इस्तेमाल हो तो सिर्फ वो ग्रामीण लोगों को ही समझ आएगी, जो गंवारूपन जो ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है वो सिर्फ उन्हीं लोगों को समझ आएगी, बाकी लोगों को तो समझ में नहीं आएगी। इसीलिए उन्होंने कहा कि विशेष वर्गों पर ही लागू होती है। तो पहला पॉइंट कुल मिलाकर क्या है कि कॉलरेज ने इस बात का विरोध किया है कि वो सिर्फ केवल विशेष वर्गों पर ही लागू होती है, जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा कि ग्रामीण भाषा जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, काव्य में ग्रामीण भाषा का उपयोग होना चाहिए, और कॉलरेज उसका विरोध करते हुए बोल रहे हैं कि ये तो सिर्फ और सिर्फ एक विशेष वर्गों पर ही लागू होती है, तो उन्होंने इसकी आलोचना की है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट पे आ जाओ। अब सेकेंड पॉइंट में कॉलरेज क्या कहते हैं, तो सेकेंड पॉइंट में उन्होंने गद्य पद्य को उठा दिया। तो अगर याद करो स्टूडेंट्स कि गद्य पद्य के लिए मैंने विलियम वर्ड्सवर्थ का क्या बताया, विलियम वर्ड्सवर्थ का मैंने आपको ये बताया कि उन्होंने ये कहा था कि गद्य पद्य में कोई अंतर नहीं होता, लेकिन कॉलरेज ने इस भी चीज का विरोध कर दिया। उन्होंने बोला कि ऐसे कैसे नहीं अंतर होता, गद्य और पद्य में तो भाषा की एक रूपता की आलोचना की उन्होंने। ठीक है, कि उन्होंने बोला कि एक है, किन्होंने बोला एक है, जो विलियम वर्ड्सवर्थ है उन्होंने बोला कि गद्य पद्य दोनों एक है, उनमें कोई अंतर नहीं होता, लेकिन कॉलरेज यहाँ पर एक रूपता की आलोचना कर रहे हैं, मना कर रहे हैं कि एक नहीं होता। वो वस्तु है जो गद्य और पद्य की जो भाषा होती है उसमें अंतर होता है, और होना भी चाहिए कि गद्य और पद्य में अंतर होता है। अब देखो, एक अंतर तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि गद्य में जो है छंद नहीं होते हैं और पद्य में जो होते हैं छंद होते हैं। और क्या है, और क्या अंतर हो सकता है? और देखो, शब्दों की अगर क्रम की बात करूं तो उसमें भी अंतर पाया जाता है। अगर मैं संयोजन की बात करूं तो संयोजन भी अलग अलग होते हैं, दोनों में संयोजन जो है वो अलग अलग तरीके से होता है। तो जब कोई भाव आएगा, तो जब कोई भी भाव हमारे भीतर आएगा और हम काव्य लिख रहे हैं, तो कविता में वे जो लय होगी, ताल होगा या छंद में जो होंगे वो पद्य में ही होते हैं। ठीक है, गद्य में कहाँ होते हैं? जब पद्य हम लिखते हैं तो पद्य में लय भी होती है, ताल भी होती है, छंद में भी होता है वो। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी चीजें पद्य में मिलती है, गद्य में कहाँ मिलती है? नहीं मिलती है। तो दोनों में क्या है? दोनों में अंतर है। तो कॉलरेज ने ऐसे ऐसे तर्क देकर बताना चाहा है कि उनमें अंतर होता है और होना भी चाहिए। तो आई होप आपको ये पॉइंट जो है क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, आगे चलें। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे, थर्ड पॉइंट पे, कि कॉलरेज क्या कहते हैं। तो कॉलरेज ने विलियम वर्ड्सवर्थ की इस मान्यता का भी विरोध किया है। कौन सी मान्यता? कि ग्रामीण भाषा के दोषों का परिहार हेतु उन शब्दों को निकाल देना चाहिए। वही जो मैंने अभी थोड़ा पीछे आपको बता दिया कि निकाल देना चाहिए, जो अरुचि और जुगुप्सा पैदा करने वाले हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या बोला उन्होंने? यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ ने ऐसा लिखा था कि ग्रामीण भाषा का इस्तेमाल तो करो, लेकिन अगर
उन की ग्रामीण भाषा जब हम काव्य लिखते हैं तो जहाँ पर हमें दिक्कत आती है, जहाँ पर दिक्कत आएगी वहीं तो दोष होगा। जब काव्य पढ़ रहे हैं और कोई अक्षर हमें समझ में नहीं आएगा तो वहीं तो दोष होगा। दोष पढ़ाए थे ना मैंने आपको, काव्य दोष, तो वहीं तो दोष होगा। तो आप लोग जो है मेरे जो काव्य दोष वाली जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है, वो मेरी काव्य दोष वाली जो वीडियो है उसे भी देख लें, ठीक है। तो वहाँ पे आपको काव्य दोष पता चल जाएगा कि क्या क्या है। तो यहाँ पर जो है काव्य दोष की बात करूँ तो यहाँ पर वही दोष होगा जहाँ पर हमें शब्द को समझने में कठिनाई आएगी, ठीक है। तो वो बोलते कि जहाँ पर आपको कठिनाई आए ना, आप उस चीज़ को, उस शब्द को ही निकाल दो। मतलब ग्रामीण शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो, जहाँ पे आपको कठिनाई आएगी आप उसको निकाल दो। जहाँ अरुचि पैदा होगी, मतलब जहाँ रुचि नहीं होगी उसको निकाल दो। जहाँ जुगुप्सा नहीं होगी, ठीक है, कोई भावना नहीं अंदर आएगी तो फिर उसको निकाल दो। तो इस तरीके से कॉलरिज का कहना है कि जो ग्रामीण भाषा का यदि परिमार्जन कर दिया जाए, मतलब अगर ग्रामीण भाषा है और उसमें से वो शब्दों को निकाल ही दिया जाए जो शब्द ग्रामीण के होते हैं, तो ग्रामीण भाषा कहाँ से रहेगी? वो फिर तो उसमें कुछ ग्रामीण वाला रह ही नहीं गया, क्योंकि उससे सारे ग्रामीण शब्द निकाल देंगे, क्योंकि ग्रामीण शब्द हार्ड होंगे। और उनको जो है जब कठिन शब्दों को बाहर निकाल दोगे तो वो तो सिंपल हमारी जैसे लैंग्वेज हो जाएगी। तो फिर उसमें ग्रामीणता कहाँ दिखेगी? कहीं भी नहीं दिखेगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है कॉलरिज ने इस बात का भी विरोध किया था, ठीक है। इस बात का भी विरोध कर दिया कि जो भाषा है, कि उन्होंने बोला कि ग्रामीण भाषा का इस्तेमाल करो और उसमें से जो कठिन शब्द है उनको निकाल दो। तो उन्होंने बोला कि जब निकाल ही देंगे तो जो है बचेगा क्या उसमें? तो ग्रामीण भाषा तो कहीं से भी रह नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। तो यही आक्षेप लगाया उन्होंने। उसके बाद अब आ जाओ चौथे पॉइंट पे। चौथे में क्या बोलते हैं? विलियम वर्ड्सवर्थ ने क्या कहा पहले, और फिर जो है कॉलरिज उस पर आक्षेप लगाते हुए क्या कहते हैं। विलियम वर्ड्स ने भाषा की कृत्रिमता और आडंबरों का विरोध किया। तो ये तो आपने देख लिया, उन्होंने बोला कि नकलीपन नहीं होना चाहिए, जैसी हमारे अंदर भावना आई हमने उसको प्रकट कर दिया तो वो क्या होता है? वास्तविकता होती है। तो वास्तविकता पर होना चाहिए, उसमें कोई हेरा फेरी कुछ जो है उसकी सौंदर्य को या किसी चीज़ को बदलना नहीं है। तो कृत्रिमता जो बोला उन्होंने, मतलब नकलीपन जो है वो नहीं होना चाहिए, आडंबर नहीं होना चाहिए, उसका विरोध किया था विलियम वर्ड्सवर्थ ने। लेकिन वास्तविकता भाषा पर क्या दिया उन्होंने? बल दिया है। वास्तविक भाषा पे तो बल दिया ही उन्होंने कि ग्रामीण भाषा होनी चाहिए। कॉलरिज ने आक्षेप लगाकर क्या कहा कि मनुष्य की भाषा तो कैसी होती है? मनुष्य की भाषा उन्होंने बोला ज्ञान से होती है, क्रिया से होती है, संवेदना और शिक्षा के स्तर की विभिन्नता के कारण पृथक पृथक होती है, मतलब अलग अलग होती है, ठीक है। तो उनकी जो भाषा होती है वो अलग अलग होती है सबकी। और काव्य में जो स्वाभाविक भाषा के स्थान पर उस भाषा का प्रयोग होता है। जब काव्य की हम बात करते हैं तो काव्य में उस भाषा का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। अब कौन सी भाषा का इस्तेमाल होता है? कॉलरिज यहाँ क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जो संस्कारों के रूपों में कवि के मनोमस्तिष्क पर पूर्ण रूप से अपना डेरा जमाए रहती है, ठीक है। वो कहते हैं कि ये तो क्या होता है, जन्म से ही हमारे संस्कारों में जो भाषा होती है, मतलब जो हमने सीखी होती है। अब देखो कोई छोटा सा बच्चा है, वो जहाँ रहेगा वो उसी लैंग्वेज में सीखेगा। अगर आप छोटे से बच्चों के सामने इंग्लिश में बात करोगे तो जाहिर सी बात है वो क्या करेगा? इंग्लिश की लैंग्वेज को पकड़ लेगा और वो भी इंग्लिश में ही आप लोगों से बात करेगा। अगर वो हिंदी लैंग्वेज, घर पे हिंदी लैंग्वेज बोली जाती तो उसी को पकड़ लेगा। अगर घर पर पंजाबी लैंग्वेज बोली जाती है तो वो पंजाबी लैंग्वेज को पकड़ लेगा, ठीक है। बंगाली बोली जाती है तो बंगाली को पकड़ लेगा। तो क्या है? ये उसका एटमॉस्फेयर है, ये उसका वातावरण है जहाँ वो रहता है, वहाँ पर उसके संस्कारों में वो लैंग्वेज बोली जाती है, वो भाषा बोली जाती है, तो वो उसी को अडॉप्ट कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो मन मस्तिष्क में जो भाषा होती है, जो पहले से ही हमारे हृदय में है, जैसी लैंग्वेज हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो कहता है कि वो कवि जो होता है वो उन्हीं भाषा का इस्तेमाल सीधा अपने काव्य में करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कॉलरिज जो है इस चीज़ पर भी आक्षेप लगाते हैं, ठीक है। वो कहते हैं प्रत्येक मनुष्य की जो भाषा होती है उसके ज्ञान पे, क्रिया पे, संवेदन, शिक्षा के स्तर की विभिन्नताओं के कारण पृथक पृथक होती है, ठीक है। और वो कहाँ से आती है? उनके संस्कारों से आती है। जो उनके संस्कारों में जो भाषा होगी वो उसी भाषा का प्रयोग अपने काव्य में करता है, ना कि जिस तरीके से विलियम वर्ड्सवर्थ ने बताया कि वो उसमें जो है चेंजेस करता है और अलग अलग तरीके से करता है और फिर उसको अपने काव्य में दिखाता है। तो यहाँ पर भी इन पर आक्षेप लगाया गया, इनकी आलोचना की गई। तो इस तरीके से जो है कॉलरिज, जो कि किसके मित्र है? वर्ड्सवर्थ के जो है बहुत अच्छे मित्र रहे हैं,
उन्होंने ही अपने मित्र की जो वर्ड्सवर्थ है उनके जो मित्र कॉलरेज है, उन्होंने अपने ही मित्र की जो ये जो सिद्धांत था, काव्य भाषा सिद्धांत था, उस पर आक्षेप लगाए और इस तरीके से 4 पॉइंट देकर उन्होंने उस पर आक्षेप लगाए। तो आई होप आपको आक्षेप जो है या आलोचना जो है वो समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से जो है उनकी आलोचना की और किस तरीके से उन्होंने बताया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे चलते हैं। तो आगे है मूल्यांकन। अब पूरा नतीजा ओवरऑल अगर देखा जाए तो स्टूडेंट क्या नतीजा निकलता है इस पूरे जो हमने पढ़ा है वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत, तो उसका क्या निकलता है। तो मूल्यांकन अगर हम लोग देखें तो वर्ड्सवर्थ ना तो आलोचक थे, तो वो कोई आलोचक तो थे नहीं, ठीक है। वर्ड्सवर्थ जो है कोई आलोचक नहीं थे, ठीक है। तो वो तो बहुत कहे तो उन्होंने जो है उनके तो बहुत अच्छे मित्र रहे थे, ये जो थे कॉलरेज जो थे उनके बहुत अच्छे मित्र रहे थे, तो वो आलोचक नहीं थे, वरना आलोचना के रूप में उन्होंने ये आलोचना लिखी थी, ठीक है। और ना ही उन्होंने ये जो सारे अपने सिद्धांत जो भाषा काव्य को लेकर जो अपने सिद्धांत लिखा था, ना ही उन्होंने इस दृष्टि को देखकर ये सब लिखा होगा। उन्होंने तो बस सोचा कि हाँ मुझे काव्य सिद्धांत के ऊपर लिखना है, तो उन्होंने अपना जो उनका विचार था, मत था, उसे उन्होंने प्रस्तुत किया। लेकिन कॉलरेज को ये पसंद नहीं आया, कॉलरेज ने इसका बहुत अच्छी तरीके से विरोध किया, जो आपके सामने ही है, बताया मैंने आपको, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि काव्य भाषा सिद्धांत की जो मान्यताएं हैं वह खूब आलोचना हुई थी उसकी, पर सिद्धांत के द्वारा भाषा में कृत्रिमता, मतलब जो नकलीपन था, बनावटीपन था, वह जो आडंबर थे, वो पूर्ण भाषा का जो है बहिष्कार किया उन्होंने। तो दिखा आपको बिल्कुल कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने बहुत जो है तरीके से बताया कि ये तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। उन्हें क्या चाहिए, वास्तविकता चाहिए, और उन्हें किसी भी तरीके की जो नकलीपन है, जो आडंबर है, ये उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है और उन्हें नहीं चाहिए। तो काव्य भाषा को एक नई दृष्टि उन्होंने प्रदान की। तो देखे जाए तो देखो सिद्धांत तो किसी का भी बुरा नहीं होता है ना स्टूडेंट्स। तो अगर देखो हमने अभी तक जितने भी सिद्धांत अरस्तु का पढ़ा, प्लेटो का पढ़ा, तो लास्ट में नतीजा क्या है, लास्ट में नतीजा ये है कि किसी का भी सिद्धांत बुरा नहीं है। सबने जो सिद्धांत दिया है वो दिया है, और उनका कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्थान पर इस्तेमाल हुआ है। अब अगर हम विलियम वर्ड्सवर्थ की बात करें तो इनका जो सिद्धांत है उसको भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी कवि ने जो है अपने उसमें लिया है, और उन्होंने भी इनकी बात को जो है कहीं ना कहीं मान्यता दी है, ठीक है। अब जिन्होंने कुछ कविता काव्य जो है, कुछ ऐसे काव्य लिखे जो पूरे ग्रामीण जो है उसी लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, तो उन्होंने कहीं ना कहीं विलियम वर्ड्सवर्थ की बात का ही जो है समर्थन किया है। और जिन्होंने जो है विलियम वर्ड्सवर्थ के जो है समर्थन नहीं किया, तो उन्होंने कॉलरिज की बात का समर्थन किया है। तो इस तरीके से जो है अलग अलग तरीके से, तो मतलब यहाँ पर अगर ओवरऑल देखा जाए स्टूडेंट्स, तो ओवरऑल यही है कि सहजता की बात की, काव्य की रचना जो है वो अंदर, जो हमारी रचना जो अंदर आती है उसको सहजता से ही प्रकट कर दो, तो वो ही ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पर मेन जो विलियम वर्ड्सवर्थ कहना चाहते हैं, तो उनका मेन यही मोटिव था कि जो भी भावनाएं हमारे भीतर आती है, उन भावनाओं को अगर जब वो आए और तभी हम उसको वास्तविकता वाली जो हमारी जो भाषा है उसी में अगर हम उसको प्रकट कर दे, सामने लेकर आ जाए, तो वो भाषा सबसे ज़्यादा सुलभ होगी, सहज होगी और सबको समझ में आ भी जाएगी आसानी से, ठीक है। तो इसी तरीके से वो बोलते कि ऐसी काव्य की रचना होनी चाहिए जो हमारे अंदर से आए भाव और हम उसको लिख दे, ठीक है। तो जो मतलब वर्ड्सवर्थ है उन्होंने इसी चीज़ को माना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये तो था हमारा विलियम वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत। तो काव्य भाषा सिद्धांत उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से दिया है। तो हमारा ये इतना सही था, लेकिन आई होप मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से जो है समझा दिया है कि हमने क्या था। तो ओवरऑल आपको समझ आ गया होगा जो काव्य भाषा सिद्धांत की जो मान्यता दी थी विलियम वर्ड्सवर्थ ने, ठीक है। गद्य पद्य की होगी, ग्रामीण जो उसकी भाषा की हो गई, नकलीपन नहीं होना चाहिए, ये सब हो गया, ठीक है। तो बहुत जो भी थी उनकी मान्यता, वो 6 मान्यता का विरोध 4 मान्यताओं पे अरस्तु ने करके दिखा दिया और आलोचना करके दिखा दी उनकी, और बता दिया कि ऐसा भी कुछ नहीं है, ठीक है।
तो ये सिद्धांत स्टूडेंट्स हमारा जो है वो मूल्यांकन करके पूरा खत्म होता है। लेकिन जैसा कि हमारा प्रश्न होता है, आज का प्रश्न हम लोग यही ले लेंगे, लेकिन कल से जो है मैं वो प्रश्न दूंगी आप लोगों को जो भी हमारे क्लास में होंगे, ठीक है। तो जैसे मैं पूरी क्लास पढ़ाऊंगी आपको, और पूरी क्लास पढ़ाने के बाद मैं आपसे प्रश्न पूछूंगी उसी क्लास में से जो मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है, ताकि आप लोग उसका उत्तर उसी वक्त दे दो, ठीक है। तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा मुझे लगता है, क्योंकि आगे का आप लोगों को नहीं पता है, तो फिर इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो क्लास में पढ़ा रही हूँ मुझे पता भी चलेगा कि कौन कितना सीरियसली पढ़ रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपको बहुत वर्क हार्ड करने की ज़रूरत है, तो बहुत अच्छी तरीके से वर्क हार्ड करो। और जो है जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, कमेंट्स करो, और जो है जो भी पूछना है वो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं सभी प्रश्नों के आपके उत्तर देती हूँ, ठीक है। और जो है हम अच्छे से जो है क्लास को अटेंड करेंगे, अच्छे से क्लास करेंगे, और हम धीरे धीरे करके अपना सारा टॉपिक भी कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारी ये जो इकाई है ये थोड़ा ख़त्म हो जाए तब तक जो है हम इसी तरीके से अभी क्लास लगाएंगे, और जैसी ये क्लास हमारी ख़त्म हो जाएगी फिर हम बिल्कुल जैसे सामने आऊँगी मैं आपके, और फिर सामने हम जो है पढ़ेंगे। थोड़ा सा अभी नेटवर्क इशू आ रहा है स्टूडेंट्स, इस वजह से थोड़ा दिक्कत आ रही है, वरना जैसे ही ये थोड़ा ठीक हो जाएगा तो बिल्कुल मैं आऊँगी आप लोगों के साथ, और फिर वही है, बिल्कुल इंटरेक्चुअल जो कन्वर्सेशन होती है वो तो फिर अलग ही होती है ना। तो जल्दी मिलेंगे। तो आप लोगों को देखो अच्छे से समझ में आ रहा है ना सबको, कोई डाउट तो नहीं है आप लोगों को, अच्छे से आपको जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा है। देखिए, आपको अगर किसी भी चीज़ में कोई भी परेशानी आती है तो आप लोग प्लीज़ मुझे बता दीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मुझे पता चले, ठीक है। मुझे पता चलेगा तभी तो मैं उस चीज़ में वर्क करूँगी, है ना। और जिनको आवाज़ में कोई दिक्कत आ रही है तो वो भी मुझे बता दीजिए, क्योंकि देखो मेरी तरफ से तो यहाँ से मुझे लगता है कि मैं आवाज़ बिल्कुल ठीक आ रही है और क्लियर भी है, ऐसा भी नहीं क्लियर नहीं है, बट हाँ आपके वहाँ पर कोई प्रॉब्लम होगी तो शायद हो सकता है। बाकी फिर भी अगर कोई दिक्कत है तो आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि हमारा आज का प्रश्न है, प्रश्न की बात करते हैं। तो प्रश्न हमारा है कि कॉलरिज की जो फैंटेसी शब्द है, फैंटेसी शब्द जो है उसका अर्थ क्या है। तो फैंटेसी शब्द का अर्थ आप लोग खोजिए, और कल तो मैं आपको करवाने ही वाली हूँ, जो कल का हमारा जो टॉपिक रहेगा, तो वो जो टॉपिक है वो तो मैंने करवाना ही है आपको, अगला वाला तो जो कॉलरिज का ही है। तो कॉलरिज का जो है कल्पना और फैंटेसी सिद्धांत जो है वो हम कल पढ़ेंगे। तो वो भी देखो, ये सारे ही जो है काव्य के ऊपर ही है, काव्य के ऊपर ही लिखे गए हैं सारे सिद्धांत। तो कल हम जो है कॉलरिज का जो सिद्धांत है कल्पना का और फैंटेसी का, वो हम कल करेंगे। तो वो आपका बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो जो है ठीक है, तो आप लोग जिनको उत्तर आता है वो दे दीजिए, जिनको नहीं भी आता है वो इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। पर क्योंकि कल से तो न्यू क्वेश्चंस होंगे तो फिर हम लोग उसी पे डिस्कशन करेंगे। तो ये जो हमारी क्लास है वो हमारी यहीं पे ख़त्म होती है, और हम लोगों ने सारा ओवरऑल जो है पढ़ लिया है विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। तो आपको कोई डाउट भी नहीं है, बट फिर भी अगर किसी को डाउट होगा, कोई भी क्वेरी आपको होगी, तो आप लोग मुझे क्वेश्चन जो कमेंट सेक्शन है उसमें क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, जो भी डाउट है आपके, तो मैं ज़रूर जो है आंसर दूंगी, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से स्टडी कीजिए, और कहीं पे भी कोई दिक्कत आती है, कोई बुक की परेशानी आती है, कुछ भी आती है, तो आप लोग मुझसे पूछिए, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगी, और चलेंगे अब अच्छे से करेंगे। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और कौन सा टॉपिक है वो भी मैंने बता दिया। अरस्तु का जो टॉपिक, अरस्तु कह रही हूँ, क्या कहते हैं, कॉलरिज का जो टॉपिक है हमारा कल्पना और फैंटेसी वाला, वो हम जो है वो सिद्धांत को पढ़ेंगे, ठीक है। तो बाय बाय और राधे राधे। धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोगों का इतना सपोर्ट मिल रहा है, और जो आपके साथ कनेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, आप जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी पढ़ते हैं, तो उन्हें भी सजेस्ट कीजिए, ताकि जो है सभी बच्चों का फ़ायदा हो सके, और आप लोग जो है अच्छी तरीके से जो है नेट जेआरएफ क्रैक करके जो है ये सेशन का जो बैच है मेरा, वो सभी जो है क्रैक करके यहाँ से निकले, ठीक है। तो ताकि नए स्टूडेंट्स आएँ और ये स्टूडेंट्स का जो है क्रैक हो जाए, तो मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर मेरे इन स्टूडेंट्स का जो है जैसे कि मोनी है, ये सब, अब तो मुझे नाम भी आप लोगों के रट गए हैं यार, तो इसलिए आप लोग जो है, मिक्की है, तो ये सारे जो स्टूडेंट्स हैं, तो मतलब अच्छे से कीजिए आप लोग। मैं चाहती हूँ आप जितने भी हैं ना, आप सबका जो है क्रैक हो, ठीक है। तो बने रहें, और जल्दी से अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो बाय, राधे राधे, एंड हैव ए नाइस डे।